प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम यूपीएससी और अलग अलग स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें यूपीएससी समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने 2018 के क्वेश्चंस को अपने सामने रख लिया होगा। 2018 में जो सवाल पूछे गए थे उन्हें अपने सामने रखिए ताकि इस सेशन में आपको सवाल और उनके जवाब अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है बी कृष्ण पिल्लई, EMS नंबूदिरिपाद और KC जॉर्ज। ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और MN रॉय। ऑप्शन सी है CP रामास्वामी अय्यर, K कामराज और वीरेश लिंगम पंतुलु। और ऑप्शन डी है अशोक मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी अशोक मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता। प्रिय व्यूअर्स, हमारी सलाह है कि ऐसे सवाल को आप तभी अटेम्प्ट करें जब आप पूरी तरह से श्योर हों। थोड़ा भी डाउट हो तो इसे छोड़ना ही बेहतर है। बहरहाल आपको बता दें कि 2018 में हिंद मजदूर सभा के 70 साल पूरे हुए, यानी इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। यह देश में मजदूर आंदोलन से जुड़ा एक बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना में कई लोगों की सीधी भूमिका रही है, जिसमें अशोक मेहता, TS रामानुजम और GG मेहता का नाम सबसे आगे आता है। अशोक मेहता इस सभा के महासचिव थे, तो वहीं GG मेहता सचिव थे, जबकि TS रामानुजम इसके उपाध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। दूसरा सवाल, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी दोनों कथन गलत हैं। यह सवाल भारतीय इतिहास और कला एवं संस्कृति खंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सवाल 2018 में इसीलिए पूछा गया है क्योंकि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा एवं लखनऊ स्थित इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा 2017 के समाचारों का हिस्सा रहा। दरअसल 2017 में द हिंदू में बुलंद दरवाजा एंड रूमी दरवाजा गेटवे टू हेवन नाम से एक कॉलम छपा था। इस कॉलम में इन दोनों दरवाजों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी। इसके मुताबिक फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर के शासनकाल की सबसे प्रतिष्ठित वास्तुकला है। इसे गेट ऑफ मैग्निफिसेंस भी कहा जाता है। 42 सीढ़ियों के ऊपर लाल बलुई पत्थर से बना यह बुलंद दरवाजा 53.63 मीटर ऊंचा है और 35 मीटर चौड़ा है। अपनी इस खासियत की वजह से यह दरवाजा दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है। बुलंद दरवाजा का निर्माण दरअसल तैमूर वास्तुकला से प्रेरित है। हुमायूं के मकबरे के साथ इसकी स्मारकीय विशेषता इसके सेंट्रल एशियन ओरिजिन्स को दर्शाती है। दरवाजे के परिसर में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जबकि खानकाह ध्यान और भक्ति के लिए बनाया गया एक कॉम्प्लेक्स है। इस प्रकार पहला कथन गलत हो जाता है, यानी कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। यह कथन गलत है। अब हम लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा को देखते हैं। द हिंदू में छपे कॉलम के मुताबिक आसफ-उद-दौला के काल में रूमी दरवाजा और बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किया गया था। बड़ा इमामबाड़ा को आसफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है।
पत्थरों और संगमरमर के बजाय इन निर्माणों में ईंट और चूने के उपयोग को महत्ता दी गई थी। प्लास्टर अलंकरण अथवा गजकारी का उपयोग इन मॉन्यूमेंट्स को सजाने के लिए किया जाता था। रूमी दरवाज़ा दरअसल बड़ा इमाम बाड़ा की तरफ जाने का मेन गेटवे है। इसे तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। इस प्रकार दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। तो अब तीसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की? ऑप्शन है फ्रांसवा बर्नियर, जियां बैप्टिस्ट टेवर्नियर, जियां दा थेवेनो या एबे बार्थेलेमी कारे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी जियां बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की थी। यह सवाल एनसीईआरटी बेस्ड है। प्रीव्यूअर्स, आप सभी जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की दिशा में एनसीईआरटी की किताबें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं। कई विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इन यात्रियों में अलबरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर और जियां बैप्टिस्ट टेवर्नियर इत्यादि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया नाम फ्रांसवा बर्नियर दरअसल फ्रांस का रहने वाला एक चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक एवं इतिहासकार था। वह मुगल साम्राज्य के दौरान भारत की यात्रा पर आया था, जबकि फ्रांस का ही रहने वाला जियां बैप्टिस्ट टेवर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आने वाला एक प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री था। वह एक जौहरी यानी ज्वेलर था जिसने भारत की कम से कम 6 बार यात्रा की थी। टेवर्नियर भारत की व्यापारिक स्थितियों से विशेष रूप से प्रभावित था और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की थी। उसने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया में भारत के हीरों और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। चौथा सवाल, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? कथन है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना या फिर भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था में कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना शामिल नहीं है। दरअसल सवाल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में पूछा गया है, यानी यह सहायक संधि क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं और शर्तें हैं। यह इन्हीं सब बिंदुओं पर टिका हुआ है। तो आइए सबसे पहले इस संधि से जुड़ी अहम बातों को जान लेते हैं। यह एक तरह की मैत्री संधि थी। इस संधि ने भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ सबसे खास बात जानने वाली यह है कि इस सहायक संधि की शुरुआत वेलेस्ली द्वारा नहीं की गई थी। डुप्ले ऐसा पहला यूरोपीय था जिसने पहली बार इस संधि का प्रयोग भारत में किया था और बाद में वेलेस्ली ने इसे व्यापक रूप से अपनाया था। तो आइए प्रश्न में दिए गए कथनों को अब एक एक करके देखते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। इसमें पहला कथन है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना। संधि के अनुसार बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसकी कमान अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में होगी और ये राज्य उस सेना का खर्च उठाएंगे। इस लिहाज से पहला कथन सही होता है। दूसरा कथन है भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। तो जैसे ही भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हुई वैसे ही भारत को नेपोलियन के खतरे से छुटकारा मिल गया। इस प्रकार दूसरा कथन भी सही होता है। सहायक संधि का मकसद ही यही था कि वह भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सत्ता को सर्वोपरि रखे। इस प्रकार चौथा कथन भी सही है। लेकिन इस संधि में कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करने की बात कहीं नहीं कही गई। सो गाइज, इस तरह तीसरा कथन या यूं कहें कि तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? कथन है 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं।
गाइस, भारतीय शिक्षा के विकास में अंग्रेजी शासन की भूमिका पर यह दूसरा सवाल है। इससे पहले हम चौथे सेशन में वुड डिस्पैच के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस सवाल के नेचर को देखते हैं। देखने में यह क्वेश्चन फैक्चुअल लगेगा, लेकिन यहाँ सवाल का इंटेंट फैक्ट पूछना नहीं, बल्कि यह जानना है कि स्टूडेंट्स यह जानते हैं या नहीं कि ज़्यादातर अंग्रेज़ों ने किसी न किसी स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा की ही सिफारिश की है। यह उनकी ज़रूरत थी। उन्हें प्रशासन चलाने के लिए इंग्लिश जानने वाले भारतीय चाहिए थे। एक बात और बता दें कि दरअसल ऐसे सवाल जिनमें लिखा हो किस किस में समाहित है या अवधारणा अंतर्निहित है, वहाँ ज़्यादातर मामलों में सभी सही होते हैं। हम इस बात का दावा नहीं करते कि ये 100% सही ही हों, लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। गाइज, अगर आपने सही उत्तर कम लगाए हैं और आप दूसरे और भी सवालों का उत्तर देना चाहते हैं, तो इस तरह के सवालों में डाउट होने पर सभी सही हैं वाला विकल्प चुनिए। अब इसी सवाल पर आते हैं। यहाँ शब्द लिखा हुआ है कि किन से या किससे नींव पड़ी, यानी इनमें से किन किन से अंग्रेजी शिक्षा संबंधित है। अब वह किसी न किसी तरह से इंग्लिश शिक्षा से संबंधित होगा ही, क्योंकि ज़्यादातर अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था। दोस्तों, देश में अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 के चार्टर एक्ट से पड़ गई थी। इस एक्ट में विज्ञान की शिक्षा पर जोर दिया गया था, जो कि इंग्लैंड की पद्धति पर आधारित थी। इसके बाद अंग्रेजों में प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद हुआ। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में कुछ इंग्लिश के पक्ष में थे तो कुछ भारतीय भाषाओं के, लेकिन फिर बाद में दोनों पर सहमति बनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। तो आप सभी अपनी तैयारी को इसी प्रकार जारी रखिएगा। आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।